2004 से 14 के बीच में जिस तरह की परिस्थितियां बनी, नित्य प्रतिदिन भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान गढ़े गए, भारत हर मोर्चे पर विफल होता रहा। कूटनीतिक, सामरिक, आर्थिक मोर्चों पर विफल होकर के भारत एक कमजोर देश है। कोएलिशन गवर्नमेंट्स के उस दौर में पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को स्पष्ट बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया। नरेंद्र मोदी जी ने सरकार में प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होने से पहले ही अपना मंतव्य और सरकार किस दिशा में, जिस दृष्टि से काम करेगी, ये देश और दुनिया के सामने बहुत स्पष्टता के साथ में रखा। धर्म, जाति, मजहब, राजनीतिक प्रतिबद्धता और वोटों की गणित से ऊपर उठ करके केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने आज मोहाली विखे पत्रकार सम्मेलन दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई वाली केंद्र सरकार ਦੀਆਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਵਾਈਆਂ। केंद्रीय मंत्री ने मीडिया के सवालों के गोलमोल जवाब दिते। हालांकि भाजपा आगू गजेंद्र शेखावत वालों महिला सशक्तिकरण और खेती सैक्टर बारे वड्डे दावे किए गए, परंतु जदों पत्रकारां ने जिनसी शोषण का शिकार महिला पहलवानों वालों दिल्ली में जंतर मंतर ते धरना देण अते किसानां दीआं पेंडिंग मंगां बारे पुछया तां ओह इन्हां सवालों के जवाब देण तों टाला वट गए। केंद्रीय मंत्री बार-बार इहो कहते रहे कि मोदी सरकार दीआं 9 सालां दे कार्यकाल बारे ही सवाल किए जाण। मीडिया के तिखे सवालों तो बचने लिए केंद्रीय मंत्री ने बाद में शॉर्ट बाइट भी नहीं दी, सगों मंच तो ही ये कह दिता कि हुण कोई बाइट या 1-to-1 नहीं किया जाएगा, जिसका मीडिया ने काफ़ी बुरा मनाया। भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस कार्यशैली या जिस मार्ग का को अंगीकार किया था कि समाज में अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति सरकार के संसाधनों पर जिसका पहला हक होना चाहिए, उसके जीवन में परिवर्तन लाने तक हम प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ जो लक्ष्य था वो प्रारंभ से एक तय कि हम अंततः भारत का खोया हुआ सम्मान पुनः प्रतिस्थापित कर भारत को एक सशक्त, समर्थ, संपन्न देश बनाएंगे। विधा के साथ में जिस तरह से सरकार ने काम किया, आज एक तरफ सेवा के संकल्प के साथ राजनीति, विकास के संकल्प के साथ राजनीति की नई व्यवस्था इस देश में कायम हुई, वहीं दूसरी तरफ व्यवस्थाओं में जो विश्वास देश का और देश के आमजन का खोने लगा था। यदि मुझे कहा जाए कि केवल एक पंक्ति में मोदी सरकार की इस 9 साल की सफलता को मैं परिभाषित करूं तो मैं कहूंगा कि वो खोया हुआ विश्वास वापस लौटा करके लोकतंत्र में भारत के आम व्यक्ति का विश्वास प्रतिस्थापित करने में मोदी जी की सरकार ने कामयाबी प्राप्त की। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, नित्य नूतन नवाचार करते हुए राष्ट्र हितों को प्रथम मान करके उनको केंद्र बिंदु में मानते हुए सरकार ने जिस तरह के फैसले किए, जो दृढ़ फैसले किए, कठोर फैसले किए, साहसिक फैसले किए, आज उसका परिणाम ये हुआ है कि पूरे विश्व भर में भारत का सम्मान एक बार पुनः स्थापित हुआ है। ये सुखद संयोग है कि भारत आजादी के अमृत काल में और आजादी के 75 साल पूरे होने के बाद मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति से जूझते हुए समाज को उन आवश्यकताओं को पूरा करते हुए सरकार ने जिस तरह का विश्वास आमजन में स्थापित किया है, उसके चलते हुए आज भारत 9 साल बाद 135 करोड़ लोगों की ताकत के साथ विकसित भारत बनने के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है। महिलाओं के सशक्तिकरण करते हुए उनके जीवन में बनी रहने वाली चुनौतियों को दूर करके उनके जीवन में परिवर्तन लाना, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ा करके फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, देश के सामर्थ्य को बढ़ा करके पूरे विश्व के पटल पर देश को एक सशक्त भारत के रूप में खड़ा करना, उरी और पुलवामा के हमलों के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके पूरे विश्व भर को यह संदेश देना कि भारत के विरुद्ध चलने वाली प्रत्येक गतिविधि
चाहे वो भारत की भूमि से हो रही है या भारत की भूमि से बाहर कहीं से हो रही है, भारत अब बर्दाश्त नहीं करेगा ये संदेश देना। सामरिक रूप से भारत को समर्थ बनाने के लिए जिस तरह के आयुधों की, इक्विपमेंट्स की आवश्यकता थी, उनको इंपोर्ट करना और साथ ही साथ में आयुधों के निर्माण में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टिकोण से काम करना। आज उसका परिणाम यह है कि विश्व के पटल पर भारत का एक उभरते हुए सशक्त देश की तरह छवि बनाने में पिछले 9 वर्षों में कामयाबी प्राप्त हुई है। गरीब और किसान के बाद में देश के उद्योग धंधों को सामर्थ्य प्रदान करते हुए स्वरोजगारियों के हैंडहोल्डिंग करने के लिए जिस तरह से काम प्रदेश की सरकार ने किया, जहां एक तरफ मुद्रा के माध्यम से करोड़ों लोगों को लोन देकर उन्हें स्वरोजगारी बनाया गया, उनके जीवन में परिवर्तन ला करके उन्हें रोजगार प्रदाता के रूप में खड़ा किया गया। उसके अतिरिक्त स्टार्टअप इकोसिस्टम को जिस तरह से सरकार ने स्ट्रेंथन किया, उसके कारण से आज दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में बना। 2500 के लगभग स्टार्टअप से बढ़कर के आज हमारी संख्या 2014 के बाद में 1 लाख स्टार्टअप्स तक पहुंची और दुनिया के सबसे तेज गति से बढ़ते हुए यूनिकॉर्न्स अगर किसी देश में है वो भारत में, जो नंबर आज 110 को पार कर चुका है। एयरपोर्ट्स का विस्तार जिस गति के साथ में हुआ है, अगर मैं उसको आजादी के बाद में बने हुए 74 एयरपोर्ट्स की तुलना करूं तो 9 साल में हमने 74 नए एयरपोर्ट्स बना करके गति को अगर मैं एक दशक को कैलकुलेट करता हूं तो 800% जो है मैं ज्यादा ग्रोथ उसमें रजिस्टर की है। कि भारत में के लिए ये 9 साल जो है एक स्वर्णिम युग के लिए आए की तरह से आए और भारत आज एक नूतन गति के साथ में, नूतन उत्साह के साथ में, नवीन ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ते हुए विकसित भारत बनने की दिशा में सशक्त कदमों के साथ आगे बढ़ रहा। और इन सब के चलते भारत का सम्मान जिस तरह से वैश्विक प्लेटफॉर्म पर हुआ, जहां पुराने समय में पिछले 10 साल के कालखंड में 2004 से 14 के बीच में पर्यावरण के नाम पर, पर्यावरण की रक्षा के नाम पर प्रोजेक्ट्स को लटकाया अटकाया जाता था, वहां आज प्रोजेक्ट्स तो टाइम पर हो रहे हैं लेकिन पर्यावरण के प्रति भारत का कमिटमेंट जो है उसकी सराहना पूरे विश्व करती है। और पूरे विश्व भर में भारत को उस प्लेटफॉर्म्स पर जहां कहीं भी पर्यावरण के विषय को लेकर के चर्चा होती है वहां ग्लोबल लीडर की तरह पहचान मिलती है। मेरा सवाल है सर, जो उसने कल बयान दिया है राहुल गांधी ने, उनका ये कहना है कि वो मुस्लिम लीग से जो है वो समझौता करेंगे। मैंने कहा कि इस विषय को आप ही छोड़ दीजिए, इसके बाद में बात। लॉ को और मजबूत करने की बात हो रही है देश के कौन सा देश में सिडेशन के कानून को और मजबूत करने की बात हो रही है, उससे आप किस तरह समझते हैं? लॉ कमीशन ने आज एक रिकमेंडेशन दी है। क्योंकि मुझे लगता है कि कानून के विषय पर इस तरह से कैजुअल टिप्पणी करना मेरे जैसे स्तर के व्यक्ति के लिए उचित नहीं है। कानून बनाने की, कानून के सशक्तिकरण करने की, कानून में फेरबदल करने का अधिकार देश की संसद को है और संसद को के अधिकार के ऊपर मैं अपनी टिप्पणी यहाँ से बैठ करके मीडिया के सामने करूँ, ये उचित है। केंद्रीय सरकार ने पीछे, जैसे पंजाब महासंघ होता था पहले, अभी पीछे 3 स्पीकर हमारे बैठे हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के, उस विषय को लेकर जो अच्छा लगा कि भी 3 प्रांतों के स्पीकर बैठे हैं, क्या उससे हमारी ट्राई सिटी पंजाब की समस्या और दूसरे क्षेत्रों की जो समस्या होती है इससे आने वाले समय में लगता है कि लाभ मिलने वाला सरकार की तरफ से? मुझे लगता है कि इस प्रश्न का 9 साल के इस काम से कोई संदर्भ बड़ी उपलब्धि है सर महासंघ की। कि निश्चित रूप से ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां जिन पर चर्चा की जा सके, लेकिन इस तरह के प्रश्न पे अभी उत्तर देना उचित नहीं है। एक विधायकों की जो ऊना में बैठक हो रही है कि फर्स्ट टाइम हो रहा सरकार की तरफ से कि देश भर के सारे विधायक इकट्ठे होके वहां जा रहे हैं, ऐसा कभी सरकारों ने नहीं किया। क्या इस तंत्र से भी कुछ सरकारों को या दूसरे क्षेत्रों को फायदा होगा? निश्चित रूप से देखिए, संवाद की स्थिति और समूह में बैठने से निश्चित ही लाभ होता है। और इस तरह की परंपराएं जो माननीय मोदी जी ने प्रारंभ की, ये केवल विधायकों के बैठने का विषय नहीं। माननीय मोदी जी ने 2014 में 2 विषय देश के सामने रखे थे, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, कि हम देश में सभी लोग मिलकर के, चाहे हम किसी भी राजनीतिक प्रतिबद्धता से आते हो, लेकिन हम सब लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांत के साथ में काम करें, टीम इंडिया के रूप में काम करें। और आपने देखा होगा कि पिछले 9 साल के इस कालखंड में राजनीतिक भेदभाव या राजनीतिक प्रतिबद्धता के भेदभाव के आधार पर कहीं भी विकास के किसी काम को
न रोका गया, न टोका गया, न बढ़ाया गया और न जो है उसको चढ़ाया गया। केवल और केवल देश का विकास करना है और उसी के चलते जिस तरह का अभूतपूर्व काम पूरे पूर्वोत्तर भारत में हुआ, जो पूर्वोत्तर भारत के प्रांत अपने आप को अलग थलग महसूस करते थे, आज विकास की दौड़ में वो पूरे देश के साथ में कदम ताल करते हुए उनसे होड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर फेडरलिज्म की हमने बात की है, जो नॉन बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट है वो एलिगेशन हर वक्त यही लगाती है, पहले कांग्रेस में भी लगता था कि आप स्टेटों का जो फंड होता है वो रोक देते हैं, जैसे पंजाब है, ऐसे ही राजस्थान है, हिमाचल है, तो वो बोलते हैं कि जो बीजेपी का स्टेट नहीं होती जिसमें गवर्नमेंट में, वो बीजेपी फिर ऐसे। देखिए, मैं पूरी सरकार के बारे में टिप्पणी करूं ठीक नहीं होगा। मैं मेरे मंत्रालय का विषय आपके एक संज्ञान में लाना चाहता हूं। देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम हम कर रहे हैं। अगर मैं कहूंगा तो शायद लगेगा कि मैं आंकड़ों में कोई फेरबदल कर रहा हूं। आप अपने मोबाइल में जेजेएम का डैशबोर्ड खोल करके देश के हर प्रांत की स्थिति देख लीजिए। पिछला बजट का जब पीरियड खत्म हुआ था 22-23 का 31 मार्च को 1 अप्रैल को, तब भी देश के हर प्रांत में जहां प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ और कंप्लीट हो गया है, वहां भी हर प्रोग्राम स्टेट में 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सब में अधिशेष राशि, और जो भी कम नहीं लगभग 40,000 करोड़ रुपए पूरे देश भर में थी, वो एडवांस जमा है और अभी भी एडवांस जमा है। इसलिए ये कहना कि देश में सरकारें पैसा रोक रही है, ये पुराने जमाने का विषय था, जब इस तरह के आंकड़े जो है वो खुले पटल पे नहीं रखे जाते। आजकल जो है सब आंकड़े माननीय मोदी जी की सरकार, जिसका पारदर्शिता ही मूल मंत्र है, ट्रांसपेरेंसी इज आवर की फैक्टर, उसमें हमने सब चीजों को ऑनलाइन कर रखा। आप उठा करके एक बार देख लीजिए, उसके बाद टिप्पणी करिए। शेखावत जी, जहां एक तरफ आप 9 साल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो मोदी सरकार की जो नीति है उसके बारे में बता रहे हैं, वहीं कांग्रेस भी 9 साल 9 सवाल जो है कर रही है, तब तमाम स्टेट में जाके वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सर देखिए, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं उसके जो 9 सवाल हैं, मुझे पता नहीं पूरे देश में दूसरी जगह कहाँ हुई है। मैं राजस्थान से आता हूँ, राजस्थान में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने प्रश्न खड़ा किया कि देश में अशांति का माहौल है, देश में सबसे ज्यादा बलात्कार की घटनाएं अगर कहीं हो रही है तो राजस्थान में हो रही है, देश में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पर अत्याचार और उनके साथ में दुर्व्यवहार की घटनाएं कहीं हो रही है तो राजस्थान में हो रही है, देश में सबसे ज्यादा अवैध माइनिंग की घटनाएं कहीं हो रही है तो राजस्थान में हो रही है, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर कहीं है तो राजस्थान में, देश में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल कहीं बिक रहा है तो राजस्थान में बिक रहा है, देश में सबसे ज्यादा पेपर लीक अगर कहीं हुए हैं तो राजस्थान में हुए, और उसके बाद में भी वो वहां आकर के उन्हीं विषयों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुझे तो कभी कभी उनकी बुद्धि पर तरस आता है। राजस्थान की बात की है, राजस्थान कांग्रेस में वो बाद में बात, आज अभी 9 साल का रिपोर्ट कार्ड मोदी सरकार का पेश किया जा रहा है। एक तरफ तो बीजेपी पूरे देश भर में नहीं, मैं रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मित्र अभिनंदन कर रहा हूँ जिन लोगों ने हमें 9 साल काम करने का मौका दिया उनको। सर सवाल कीजिएगा कि जो आप बता रहे हैं, पूरी उपलब्धियां गिना रहे हैं, जन जन की नीतियां जो आप बता रहे हैं, एक तरफ तो आप नीतियां गिना रहे हैं, दूसरी तरफ पूरा विपक्ष जो है वो मोदी सरकार के अगेंस्ट जो है एकजुटता कर रहा है। खासतौर पर आम आदमी पार्टी की बात की जाए, दिल्ली में जिस तरीके से एक जो अध्यादेश लेकर है उसको लेकर देश भर में वो समर्थन ले रहे हैं, पूरा विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। 2024 में पूरा विपक्ष कह रहा है कि हम एक साथ लड़के नरेंद्र मोदी को हराएंगे, उसको कैसे देखते हैं? मुझे आपको 2019 के चुनाव के पहले का परिदृश्य 8 महीने का एक बार उठा करके अपने टीवी चैनल्स की न्यूज, अपने प्रिंट मीडिया की न्यूज़ को उठा करके देख लीजिए, उस समय के बयान उठा करके देख लीजिए। उसी तरह भी इसी तत्परता और तन्मयता के साथ एकीकरण के प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन जनता ने उस प्रयासों को नकार दिया। इससे भी ज्यादा कीचड़ उछालने के प्रयास उस समय किए जा रहे थे, नॉन इश्यूज को इश्यू बना करके और राजनीति के पटल पर चिपकाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जनता ने, आज देश के लोकतंत्र परिपक्व हो गया, मतदाता भी परिपक्व हो गया, देश का लोकतंत्र 75 साल का हो गया। मतदाता अपने हित और अहित को अच्छी तरह से समझते हुए मतदान करता है। उसने किस तरह का मैंडेट दिया ये आप सबने देखा था, और यही सारे विपक्ष के लोग जो उस समय एक होने की कोशिश कर रहे थे, फिर एक बार कोशिश कर रहे हैं। उनका धर्म है, उनको धर्म अपना निभाने दीजिए, उसमें आपको और मुझे क्यों आपत्ति करनी चाहिए। शेखावत जी, आप पंजाब में है, यहाँ पर स्पेकुलेशन चल रहा है कि एक बार फिर से अकाली दल और आप साथ आ सकते हैं, क्या कुछ ऐसी संभावना दिखती है आपको? मुझे लगता है ये आज से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, लेकिन मैं पहले जब पिछली बार आया यहाँ आया था तब भी मैंने कहा था कि न तो ऐसी संभावना है, न ऐसा कोई विचार है, न ही ऐसा कहीं चर्चा भी। सर, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨों के लिए आपने बहुत काम किया,
आपकी सरकार के कार्यकाल में किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन भी हुआ और वो आज भी उनकी जो मांगे थी उनका ये कहना है कि हमारी अभी तक पूरी नहीं हुई। जो जो उनके वादे किए गए थे गवर्नमेंट से उनको उठाने के लिए वो अभी तक वैसे। इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, मुझे लगता है कि किसानों से किसी भी तरह की वार्ता और कोई लिखित में समझौते की तरफ विषय नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के पंजाब, हरियाणा और कुछ उत्तर प्रदेश के हिस्से को छोड़ करके बाकी सब देश के किसानों की सहमति होने के बावजूद भी देश ये कानून जिन पर किसानों को एक कॉलम को आपत्ति थी उन कानूनों को वापस लिया। बड़ी मन दिखाते हुए प्रधानमंत्री ने क्षमा मांगते हुए कि मैं आपको नहीं समझा पाया, समझाने में असमर्थ हूं कि आपके हित में उन कानूनों को वापस लिया। इसलिए उसके बाद में मुझे लगता है कि उस पर कोई प्रश्न शेष नहीं रह गया था। जहां तक उन कानूनों का विषय है, आज भी बहुत सारे प्रदेशों के उसी तर्ज पर बनाए हुए कानून आज भी उन प्रदेशों में लागू हैं। एक बार उठा करके देखिएगा और मुझे लगता है कि उनको उस प्रदेश में तो कम से कम उसको लेकर के प्रश्न खड़े करने चाहिए। और अगर नहीं होते हैं तो मंतव्य जो है, किस मंतव्य के साथ में ये आंदोलन किए गए थे, ये अपने आप स्पष्ट हो जाता है। सर एक सवाल और, एक सवाल चल रहा है कि भारत को क्या हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, आप क्या कहते हैं? मुझे लगता है कि इस प्रश्न पर चर्चा करना भी उचित नहीं। सर, पहला पहलवानों के ऊपर क्या कहेंगे आप? जी, पहला पहलवान चलिए छोड़िए ये विषय, आज से इससे जुड़ा हुआ नहीं, कब सब पे 9 साल के अंदर का है। प्लेयर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं इतने दिनों से, उन्होंने अपने मेडल तक फेंक दिए। गौरव हम बोलते हैं उन प्लेयर्स को, लेकिन उन प्लेयर्स की सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए, मैं फिर ये कहूँगा क्योंकि ये विषय कोर्ट में भी, न्यायालय में भी लंबित है, इस विषय को लेकर के व्यापक चर्चा हुई है। इसलिए आज इस विषय पर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मुझे इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं करना है। फिर अवसर होगा, हम आपस में बैठ करके बात करेंगे। मैं वहाँ भी आपको इस बात को कि किस तरह से माननीय मोदी जी की सरकार ने महिलाओं का सशक्तिकरण किया है। महिलाओं का सशक्तिकरण उस महिला से जाकर के पूछो जिसको रोज सुबह अपने खाने पीने को इस तरह से जो है, आप उस दर्द को नहीं समझ सकते क्योंकि आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से नहीं आते। मैंने वो गरीबी देखी है कि रोज दिन के 24 घंटे को इस तरह से नियत करना पड़ता था अपने पीने के पानी को और भोजन को भी, कि अंधेरा होने से पहले किसी तरह की आवश्यकता नहीं पड़े। उन देश की जो है 60 करोड़ लोग और उसमें से 30 करोड़ माताओं बहनों से जाकर के पूछिए कि उनके जीवन में किस तरह से परिवर्तन हुआ। जाकर के पूछिए उन महिलाओं को जिनको अंधेरे में इंतजार करना पड़ता था और जब जो है बिजली के वो लालटेन की या डिबरी जला करके और अपना खाना पकाना पड़ता था, या उन बच्चों से जाकर के पूछो कि जिनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। इसलिए ये विषयों को भटकाने के लिए इस तरह के प्रश्न की अभी आवश्यकता नहीं है, हम अलग से बैठ के उस पर चर्चा करें। सर, राहुल गांधी यूएसए के दौरे पे है, लगातार कह रहे हैं कि ये 9 साल से कहीं संबंध नहीं है, उसके अलावा बात करेंगे। सर, 9 साल के संदर्भ में राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि लोकतंत्र को 9 साल का जो अपना कार्यकाल है उसमें जो भी किया है उसे इतनी अच्छी तरह से दर्शा रहे, लेकिन जो पिछले सालों में हिंदुस्तान में है वो कह रहे हैं वो सब गलत हुआ है। उन्होंने एक टिप्पणी की, उन्होंने कहा अगर मोदी जी को भगवान के सामने बिठा दिया जाए तो वो ये भगवान को समझा देंगे कि ब्रह्मांड की जो उन्होंने सृष्टि की रचना की वो भी गलत थी। इस विषय में ऐसी टिप्पणी पे आप ये क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जी की इस टिप्पणी पे मुझे सिवा हंसी के और कुछ नहीं आता, लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि आजादी के 72 साल तक जिन लोगों की 55 साल तक सरकार रही, 72 साल में से या 70 साल में से जिन लोगों की 55 साल तक सरकार रही, उस 55 साल की सरकार में हर घर तक शौचालय बनाया जाना चाहिए, क्या ये आवश्यकता नहीं थी? उस 55 साल में जब उनके परिवार के लोग जो है देश के मुखिया थे और ये दर्द मंच पर खड़े होकर के सार्वजनिक रूप से साझा करते थे कि 1 रुपया भेजते हैं उसमें से 85 पैसे जो है 85% करप्शन की भेंट चढ़ जाता है, नीचे धरातल पर 15 ही पैसे पहुंचते हैं, तो इसका समाधान क्या होना चाहिए? इसकी चिंता की आवश्यकता है, उनकी जिम्मेदारी नहीं थी क्या? देश में सड़कों की जो है जाल बढ़ाया जाना चाहिए, हर गांव को सड़क से जोड़ा जाना चाहिए, इसके लिए क्यों कर देश को भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार का इंतजार करना पड़ रहा था? देश के एक सांसद को 25 गैस सिलेंडर देने के लिए, कनेक्शन देने के लिए एक परफॉर्मा दिया जाता था, उसके बजाय क्यों कर देश के हर एक व्यक्ति को गैस का चूल्हा नहीं दिया जा सकता? इसके लिए देश को इंतजार क्यों करना पड़ रहा था? अपनी खामियों को स्वीकार करके अगर व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो उसको नई दृष्टि मिलेगी।
केवल राजनीति के लिए उपहास करने के अगर करके टिप्पणी करेंगे तो शायद टिप्पणियां कहीं इससे और भी अधिक आगे राजनीति से की जा सकती है। ये मंच उपयुक्त नहीं है, वरना इससे बेहतर टिप्पणी मैं उनके ऊपर भी कर सकता हूं। इससे जुड़ा एक सवाल है, राहुल गांधी से जुड़ा हुआ, कह रहे हैं मुस्लिम लीग तो एक सेक्युलर है और उससे गठबंधन की भी संभावना है, क्या से देखते हैं? नहीं, उनका गठबंधन पहले से है, संभावना नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि हमारा गठबंधन उनसे है, सेक्युलर बताया उसने। वो अपना स्टैंड एक बार PFI पर भी क्लियर करते हैं। शेखावत जी, भगवंत मान की ओर से एक केंद्रीय गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी गई है कि मुझे जेड सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, पंजाब पुलिस मेरे लिए वाजिब है, उसके लिए उनको जरूरत नहीं है जेड प्लस सिक्योरिटी। देखिए, उनको सिक्योरिटी की जरूरत है कि नहीं है, पंजाब के लोगों को सिक्योर्ड एनवायरनमेंट की जरूरत अवश्य है। कभी सिद्धू मूसेवाला को गोली मारी जाती है, कभी कबड्डी खेलते हुए 3 कबड्डी के खिलाड़ियों को अलग अलग समय में गोली मारी जाती है, पुलिस के हेडक्वार्टर पर RPG फायर किया जाता है, जो सरेआम व्यापारियों को गोली मारी जाती है, एक्सटॉर्शनिस्ट जो हैं उनके हौसले चरम पर होते हैं। प्रदेश के लोगों को सुरक्षा की आवश्यकता है, प्रदेश के लोगों के मन में से डर को निकालने की आवश्यकता है। वो निकालने के बजाय वो देश भर में जो है वो समझौते करते हुए घूम रहे हैं अलग अलग राज्यों में। पंजाब के लोगों को और पंजाब के मीडिया को एक जिम्मेदार लोकतंत्र के सारथी होने के नाते आपको ये प्रश्न उनसे करना चाहिए। सर, एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, तो पिछले साल हुआ था 5 जनवरी को, अभी तक उसके ऊपर पंजाब सरकार की तरफ से कोई किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मुझे लगता है उसकी कानूनी कार्रवाई, उसके ऊपर जिस तरह के निर्णय होने, जो कमेटी बनी थी उसने अपनी जांच रिपोर्ट दी, आगे भी निश्चित ही जो लोग दोषी हैं उनको सजा मिलेगी, आप चिंता मत करिए। चलिए, धन्यवाद। ये विषय भी चाहता हूँ, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तरह से हम अपने पड़ोसी देशों से पीछे थे, सामरिक तैयारी को लेकर के जिस तरह से पीछे थे, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे बॉर्डर पर एयर स्ट्रिप्स बनाना हो, बॉर्डर पर हेलीपैड्स बनाना हो, बॉर्डर पर बंकर्स बनाना हो, बॉर्डर पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हो, बॉर्डर पर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हो, बॉर्डर पर एयरफोर्स के लिए अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हो, इन सब के लिए जिस तरह से मोदी जी की सरकार ने काम किया और उसके कारण से जो सेना का साहस बढ़ा है, तभी मित्रों डोकलाम में आंख डाल करके हम देखते हैं और चाइना को पीछे हटना पड़ता है, और केवल इतना ही पीछे नहीं हटना पड़ता जितना वो उस बार बढ़े थे। पिछले 50 साल में जितने कदम आगे बढ़ाए हुए थे, अपना झोली झंडा डंडा सब समेट करके उस 50 साल पीछे की स्थिति पे जाना पड़ता है। तब देश का सम्मान भी बढ़ता है, देश का गौरव भी बढ़ता है और देश के लोगों का सीना जो है वो 56 इंच का हो जाता है।